नमस्कार भाइयों, कैसे हैं सभी? सब बढ़िया होंगे। और 2 दिन से कुछ स्वास्थ्य इशू था, गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इस वजह से आपके साथ कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया और आगे से कोशिश ये करूँगा कि रेगुलर हम लोग आपस में बात करते रहें, रेगुलर हम मिलते रहें और कुछ ना कुछ आपके पास मटेरियल हमारा आता रहे। दरअसल है क्या कि अगर रेगुलरिटी नहीं रहेगी, तो कहीं न कहीं दिक्कतें क्रिएट होंगी। जब हमारी पढ़ाई एक रिदम पे चल रही हो और बीच में अगर गैप हो जाए, तो उस गैप को भरने के लिए पूरा सप्ताह लग जाता है और समय वैसे भी कम है। समय कम है, जो है उसका सदुपयोग करना है हमें, क्योंकि यही तो हमें कहीं न कहीं सफलता की ओर ले जाएँगे। अब सफलता केवल जो है ना मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं है। मेहनत के साथ-साथ जो है ना आपका समय समय का सदुपयोग और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलरिटी पता लगा आज आपने 6 घंटे मेहनत कर ली, कल आपने जो है ना 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, परसों आपने 2 घंटे मेहनत पढ़ ली, तो ये मेहनत तो कहीं न कहीं आप कर ही रहे हैं ना। कभी 6 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, लेकिन यह क्या सही वे में जा रही है? सही वे में जाने के लिए आपको चाहे 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें, डेली अपने आप को चेक करते रहें और कल जो पढ़ा था, उसका आज रिवीजन भी करें। तो इसी क्रम में क्या है, इसी क्रम में मैंने कुछ नई चीज़ सोची है और वो नया कुछ ये है कि अभी तक मैं भी जो अपना पढ़ रहा था, वो क्या कर रहा था, बुक से केवल पढ़ रहा था। केवल बुक उठाई, यहाँ से पढ़ा, ये टिक लगा लिया, उस पे अंडरलाइन कर ली, उसको छोड़ दिया। होता था क्या, फिर परीक्षा की जब 1 महीना लास्ट में रह जाता था, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है भाई। तो जब 1 महीना रह जाता था, तो पता लगा कि मुझे पॉलिटी की रिवीजन करना है। कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं, जिनमें मैं डाउट हो रहा है, कौन सा टॉपिक छूट रहा है, ये पूरी किताब में ढूंढने का समय नहीं होता था। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनका लास्ट में रिवीजन ही नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्वेश्चन तो आता है एग्जाम में और मेरे दिमाग में भी आता है, या आपके भी दिमाग में आएगा कि मैंने पढ़ा है, लेकिन उसका आंसर सटीक नहीं बैठ पाता है। और जब सही आंसर नहीं लगेगा, तो उसका जो खामियाजा है ना, वो हमें ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं। इसी क्रम में जो है ना, मैंने अपने आप की जो है ना सारी किताबों से कंप्लीट की है। जैसे घटना चक्र हो गई, परीक्षा बाड़ी हो गई, कुछ टॉपिक जो है ना लक्ष्मीकांत के भी ले लिए, कुछ पुराने नोट्स पढ़े थे, उन सबको जो है ना एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ। और जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, वही उसी से ही आपको कहीं न कहीं जो मैं ना जो भी बताऊँगा, उसी से ही बताऊँगा, ताकि आप अगर इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास वो नोट्स होंगे जो कहीं न कहीं किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके पास संजीवनी काम करेंगे। आपके सामने आज जो है ना मैंने पॉलिटी की नोट्स की स्टार्ट की और जिसका पहला टॉपिक रखा है भारत का संवैधानिक विकास। अब लोग कहेंगे भारत का संवैधानिक विकास का मतलब है कि भारत का जो संविधान बना, वो एकदम तो नहीं बन गया। और जब एकदम नहीं बन गया है, तो धीरे धीरे ही उसको जो है ना चेंज होना शुरू हुआ। धीरे धीरे उस कुछ जो ब्रिटिश के एक्ट थे वो आए, वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं, कुछ ख़राब भी आई हैं। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें काउंटेबल होती रही हैं। तभी तो लास्ट में जाके जब प्रारूप समिति का गठन हो गया, उसके बाद जो हमने अपनाया है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें निकाली हैं। लेकिन वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, जो अच्छे अच्छे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके बारे में भारत के बारे में, विकास के बारे में सोचा गया, या भारत पर संवेदनाएं व्यक्त की गई, किस प्रकार से भारत में शिक्षा का डेवलप हो, किस प्रकार भारत में एक सरकार का गठन किया जाए, ये जो है वो सारी एक साथ तो नहीं आ गई ना। इनके लिए सालों का क्रम लगा है, 100-150 साल लग गए इस चीज़ को फॉलो करते करते। तो वही है ना, वो कैसे कैसे हुआ है वो देखें आप थोड़ा सा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं और अपने दिखाते हैं कि नोट्स किस प्रकार से मैंने जो रेडी किए हैं, आपको भी पसंद आएंगे। आप कंटिन्यू करिए, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करा सकूँ, जो भी हो सकता है वो संभव प्रयास करेंगे। देखें, भारत का संवैधानिक विकास, अब भारत का संवैधानिक जो विकास है वो 2 तरीके से हुआ है। पहले सबको पता होना चाहिए कि पहले हमारे ऊपर किसने शासन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये कब आई थी, 31 दिसंबर सन 1600 में इसका गठन हो गया था। ठीक है, तो अब 1600 में जिस चीज़ का गठन हुआ है, तो वो भारत में शासन कर रही है
कंपनी व्यापार कर रही है, धीरे धीरे करते व्यापार करते करते अपनी जो है ना राजनीतिक जड़ें बना ली, शासन पतारू हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी तो उसके अधीन का शासन जो है ना कब तक उसके चला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन जो चला हुआ है 1773 से लेके 1853। ये 1753 से लेकर 1853 के बीच में जो भी एक्ट आए हैं, जो कंपनी का जो है उसे कहते हैं कंपनी के अधीन शासन या कंपनी के अधीन आने वाले एक्ट। और दूसरा कौन सा है, ब्रिटिश। 1858 क्या होता है, 1857 की जब क्रांति हो जाती है तो क्रांति में जब देखा जाता है कि क्रांति होने का कारण क्या था, पता लगता है कि धार्मिक कारण था, राजनीतिक कारण था, भारतीयों का शोषण था, राजाओं का ज़बरदस्ती अपने अंग्रेजी शासन में विलय कर लेना, उनकी बातों को ना समझना, भारत की जो जनता है उसको प्रताड़ित करना, इन सब चीज़ों को देखते हुए जब विद्रोह हो गया तो ब्रिटेन की जो रानी थी उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने क्या दिया, अब कंपनी का शासन नहीं चलेगा, अब जो भी होगा ब्रिटिश जो ताज है, ब्रिटिश जो शासन है, जो वहाँ की सामग्री है, यानी कि रानी जो बोलते हैं जिसे, उनके अनुसार ही शासन चलाया जाएगा। तो ये दो प्रकार से हमने बांटा है। देखें, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो कौन कौन से एक्ट आए हैं वो देखें। सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बीच में एक और आता है 1781 में, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट अभी बताऊंगा, आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा इन सब चीज़ों को। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसके बीच में आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया है। पिट्स इंडिया एक्ट 17, उसके बाद ये चार्टर एक्ट। चार्टर माने व्यापार कैसे किस प्रकार से किया जाए, चार्टर माने व्यापार। चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1813 वाला। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद चार्टर एक्ट 1853। ये सारे एक्ट जो आए हैं वो हमारे पास किसके अंतर्गत आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंदर। उसके बाद जब ब्रिटिश ताज आ जाता है 1858 में, उसके बाद 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं होता है, तो जो भी शासन अधिनियम आते हैं, जो भी अधिनियम आते हैं वो किसके अधीन आते हैं, ब्रिटिश की रानी के अधीन। सबसे स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1858, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी। उसके बाद काफ़ी कुछ भारत में परिवर्तन करना था, जिससे कि भारत की जनता जो है ना कहीं ब्रिटेन पर जो है ना जो आक्रोश है वो उसको ख़त्म किया जाए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लचीलापन देखा जाएगा। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892, जहाँ से वोट देने का सम्मिलित का काम होता है। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम लोग अपनी भाषा में देखा जाए, इसके एक नाम और है पार्लियामेंट्री सुधार। ज़्यादातर इस नाम से मिलेगा, पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से इसको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पार्लियामेंट्री सुधार किसे कहते हैं, भारत अधिनियम 1909 को कहते हैं। इसमें क्या क्या किया गया वो उसकी चर्चा आगे रहेगी। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें तो 1935 जो अधिनियम है, अगर हम भारत का संविधान जो हमारा बन के तैयार है उसमें अगर देखा जाए तो 1/3 यानी कि 1/3 लगभग जो अनुच्छेद या सुधार लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्ट ले लिए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माउंटबेटन योजना 1947, ये वही योजना है जिसके तहत भारत को आज़ाद करने का प्रस्ताव रखा गया और इसी की योजना के तहत भारत आज़ाद हुआ। तो ये सारे एक्ट थे जो कौन कौन से, जो दो लोग अधीन आए, किसके किसके, कंपनी के अधीन आए, कुछ ब्रिटिश की महारानी के अधीन आए। अब इनको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के अधीन। कंपनी के अधीन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण आया था, हमने आपसे बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है कि जो कंपनी यहाँ पे जो अपना कार्य कर रही है, जो शासन चला रही है, किस प्रकार से चला, उसको रेगुलेट, उसको चलाने के लिए जो एक्ट बनाया गया है वो कब आया, 1773 को आया था। इसमें क्या क्या इसमें चीज़ें बातें कहेंगी उसकी वो बात करेंगे। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बना है, कौन कौन से बने वो आपको यहीं पे बताता चला जा रहा हूँ। सबसे पहला ये क्वेश्चन ये बनता है, ब्रिटिश जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया उस समय ब्रिटिश के
पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। और किस समिति के द्वारा सिफारिश पे? तो ब्रिटिश के पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे, उनके द्वारा गठित, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, गुप्त समिति, उनके द्वारा गठित जो है ना, यहाँ पे गठित है, गठित समिति जिसका नाम था गुप्त समिति। इसकी सिफारिश पे क्या हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति की अनुशंसा पर, सिफारिश पर? गुप्त समिति। उस समय पीएम किन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। इनके समिति की सिफारिश पर बनाया गया। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य इसमें ये था, कंपनी का जो है ना, भारत में था ही था, ब्रिटेन में भी कंपनी काम कर रही थी। उसमें क्या हुआ, तो भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर, ध्यान रखें उद्देश्य क्या था, भारत और ब्रिटेन दोनों स्थान पर कंपनी के कार्यों को नियंत्रण एवं कंपनी में व्याप्त फैले दोष को लिए। यानी कि इस कंपनी का जो सिफारिश रेगुलेटिंग एक्ट रहा था, उसका उद्देश्य था कि भारत में और ब्रिटिश में जो इस कंपनी का अधीन जो कार्य कर रहे हैं उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, और जो उसमें कमियां हैं, खामियां, दोष हैं, उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया था। अब देखें इसमें क्या हुआ, इसमें निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। उसमें संख्या कितनी थी उनकी? 24। ये क्वेश्चन आ चुका है, कितनी संख्या थी? 24। और उसमें क्या किया गया? 24 सदस्य उसमें बनाए गए। उसमें साथ कहा गया कि इनका जो कार्यकाल होगा वो पहले 1 साल हुआ करता था, अब 1 साल के स्थान पर 4 साल कर दिया गया। 1 साल के स्थान पर 4 साल कर दिया गया। और उसमें से 1/4 सदस्य, देखिए थोड़ा समझें कि पहले 1 साल था, अब उसकी जगह क्या कर दिया? 4 साल। लेकिन शर्त क्या रख दी कि 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य प्रत्येक 1 साल बाद क्या ना अवकाश ग्रहण कर लेंगे, यानी कि चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और उनके नए आ जाएंगे उनकी जगह पे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, ये बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी, कौन कौन से? बंगाल, बिहार और मुंबई का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और वो केवल एक भी नहीं करेगा, वो तीनों, बंगाल, बिहार और मुंबई, तीनों का गवर्नर जनरल बन गया वो। उसके बाद अब उसमें क्या क्या परिवर्तन हो गया वो देखें। समस्त सैनिक और सिविल शक्तियाँ, यानी कि समस्त सैनिक शक्तियाँ और समस्त सिविल शक्तियों का उपयोग गवर्नर जनरल व उसके 4 सदस्य, जो उसके सहायक हैं 4 सदस्य, उनके मत पर किया जाएगा। यानी कि जो भी शक्तियाँ हैं, चाहे वो व्यापारिक शक्तियाँ हों, चाहे वो सैनिक शक्तियाँ हों, उनका अपनी मर्जी से वो प्रयोग कर सकता है, अपनी और अपनी जो उनके सदस्य जो सहायक हैं उनके मत, यानी कि उनके विचार के अनुसार। अब देखें इसी क्रम में वो पहला कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे नियुक्त किया गया था? वो था वारेन हेस्टिंग। जो 1773 में जो बोला गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, तो वो कौन सा गवर्नर था? वो था वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए इसी अंदेश। और कौन थे? 4 इसके सदस्य थे। कौन सदस्य थे? जो इनके सहायक थे। कौन कौन थे? फिलिप फॉसेस, क्लेबरिंग, मानसन एवं बारवेल, ये 4 सदस्य थे। वो थे कौन? गवर्नर जनरल। ये उनके 4 सहायक थे। इसी क्रम में ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1774 के में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना की गई। देखिए ये जो 1774 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की जाती है। और जिसके मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन भी बन चुका है, कौन थे? सर एलिस एम्पे। सर एलिस एम्पे थे। इसके अन्य सदस्य कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड, ये 3 सदस्य थे जो उनके सहायक थे। और जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिस एम्पे। इसी अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार के प्रतिबंधित कर दिया गया। पैसे पहले क्या होता था कि जो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, वो क्या करते थे, कंपनी तो व्यापार कर रही है पर वो चोरी से जो है ना, चोरी से अपना अलग से व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके पास परमिशन नहीं है।
तो अब उन्होंने क्या, सरकार ने क्या कर दिया, उसमें आदेश क्या आ गया कि कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं जिनके पास लाइसेंस है वो ही व्यापार कर सकते हैं, बिना लाइसेंस के कोई भी कर्मचारी व्यापार नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस क्रम में 1773 से एक्ट से जितने भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे या जो बने हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, वो हमने टू द पॉइंट सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अब बीच में हमने जिक्र किया था, जब भी आपको बता रहे थे, यहाँ पे देखो, ये हमने कहा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बीच में एक आया, जैसे कहेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, यहीं पे आपको बता दे रहे थोड़ा सा। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट दरअसल होता क्या, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसमें बहुत सारे, उसको एकदम टफ कर दिया गया, उसमें बहुत सारी कमियां रही हैं जो कर्मचारियों के हित में नहीं थी, या कुछ इतनी ज़्यादा रूल्स बना दिए गए जो फॉलो नहीं हो सकते थे। तब उन कमियों को, उससे क्या हो, कर्मचारी क्या हो, नाराज़ हो गए, क्योंकि कर्मचारियों के हाथ पर बांध दिए उन्होंने, कुछ कर ही नहीं सकते कंपनी बिना परमिशन से। तो इससे क्या होगा, तो उस चीज़ को उन्होंने देखा कि अब हम कमियों को दूर कैसे करें, या जो बहुत ज़्यादा टाइट रेगुलेशन बना दिए गए उनको कैसे लचीलेपन में लेके आए। तो इसलिए उसके बीच में, उसके लिए क्या किया उन्होंने, एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम का एक एक्ट लाया, जो क्या हुआ है 1781 में आया। तो इसमें देखिए पहली लाइन में क्या लिखा हुआ, देखें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कमियों को दूर करने के लिए एडमंड बर्क, ये क्वेश्चन नोट कर लें आप, ये सलाह किसने दी थी, एडमंड बर्क के सुझाव पर इसे लाया गया। इसके द्वारा कलकत्ता की सरकार यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें दो काम किए गए, क्या किए गए, पहला तो ये किया गया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो भी कमियां थीं उसको दूर करने के लिए लाया गया। किसके सुझाव पर, एडमंड बर्क के सुझाव पर लाया गया। और इसमें यह कहा गया कलकत्ता की जो सरकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के लिए कानून बना सकती है। इसी क्रम में अगला देखें, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसके द्वारा क्या किया, इसके द्वारा कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का दावे का पहला वैधानिक, यानी अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, इसके द्वारा कंपनी, इसके द्वारा मतलब इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के द्वारा जो भी भारतीय राज्य क्षेत्र हैं जो उन्होंने ले रखा है, उसको अधिकृत कर रखा है, वो ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज, यानी कि सरकार ने पहले विधि बना के बता दिया गया कि आप यहाँ से आप अधिकृत कर सकते हैं, या किया गया वो ताज के तहत है। अब इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना भी है अभी और इसके पूछे जाने की संभावना भी रहती है। इसमें क्या किया गया कि इसके द्वारा कंपनी की व्यापारिक एवं राजनीतिक दो अलग अलग कार्य हैं, व्यापार करना अलग हो गया, शासन करना अलग हो गया, तो दोनों क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। अभी तक क्या होता था, कंपनी की एक ही जो समिति रहती थी वो क्या करती थी, व्यापारिक कार्यों का भी निर्णय लेती थी और राजनीतिक कार्यों का भी निर्णय लेती थी। अब उसमें क्या कर दिया, दो बंटवारा कर दिया गया कि व्यापारिक कार्यों का जो देख रेख है वो अलग लोग करेंगे, राजनीतिक क्रियाकलापों की जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी। तो उसके लिए दो बोर्ड बनाए गए, पहला क्या, निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, व्यापारिक जो क्रियाकलाप, जो भी व्यापारिक संबंधित जो कार्य हैं उनको देख रेख करेंगे और उसके बारे में अपने निर्णय लेंगे। दूसरा क्या था, राजनीतिक, पॉलिटिकल इशू जितने भी हैं उसके लिए क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रक मंडल जो है जिसमें 6 सदस्य बनाए जाएंगे, वो क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है ना वो कंट्रोल करेंगे इसको, राजनीतिक क्रियाकलापों को। आगे देखें, इसी क्रम में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या कितनी हो गई, 3 से घटा के 4 कर दी गई। जो गवर्नर जनरल बनाया था ना वो उधर 1773 वाले में बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को, वहाँ से क्या कर, उसके 4 सदस्य थे, उसकी संख्या कितनी कर दी, 3 कर दी। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया। ये देखिए आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन अभी बना नहीं लेकिन बन सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया गया कि छोटे छोटे जो प्रांत हैं उसमें अगर कोई सरकार है तो उसे आप बर्खास्त कर सकते हैं सरकार को। ये अधिकार किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को। और भारत में नियुक्त, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जो है ना कथन कारक में पूछा जाता है। ये भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्य, मान लो कोई अधिकारी है जिसकी नियुक्ति कंपनी के तहत की गई और वो भारत में यहाँ पे जो है ना कंपनी में अधिकारी बन के बैठा हुआ है,
अगर कोई ऐसा कार्य कर देता है जो विधि विरुद्ध नहीं है, अवैध है, तो उस पर हम मुकदमा कैसे चलाएं। तो इसलिए क्या किया, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई, जिस कोर्ट में आप भारत में नियुक्त जो भी अधिकारी हैं वो अगर अवैध कार्य करते हैं उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। और इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध या संधि, इसी अधिनियम में कहा गया है कि अगर कोई भी गवर्नर जनरल है और यहाँ की जो देशी, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, देशी रियासतें नहीं थी पहले, छोटी छोटी, यहाँ पे जो छोटी छोटी रियासत थी उसमें क्या करते राजा होते थे। तो अगर यहाँ के किसी राजा के साथ आपको युद्ध करना है या संधि करनी है, मेल मिलाप बढ़ाना है, तो उसके लिए आपके जो है ना, जो कंपनी की जो डायरेक्टर हैं उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के आप ऐसा काम नहीं कर सकते। ये था तुम्हारे पास 1784 का एक्ट। अब आ गया 1786 का अधिनियम। इसमें केवल एक ही बात है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लगी हमें। इसमें बोला गया है कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियाँ, यानी कि ऐसा लगता है कि इमरजेंसी कोई परिस्थिति अगर आ गई है तो उस समय जो भी उनकी परिषद जो सलाह देती थी उसके निर्णय को बर्खास्त कर सकता है, निरस्त कर सकता है और अपने स्वयं निर्णय का अधिकार उसको दिया गया। मान लो कोई इमरजेंसी पड़ गई, जिससे कोई घटना हो गई या कोई युद्ध की स्थिति आ गई, तो उसमें क्या है कि कंपनी जो उसकी जो समिति बनाएगी थी वो अगर कोई सुझाव देती है और उसे लगता है कि ये सुझाव यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता, तो वो उस सुझाव को वहाँ पे मानने से मना कर सकता है और अपने निर्णय, कोई भी निर्णय ले सकता है और उसका निर्णय मान्य होगा। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान कर देगी, यानी कि किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार उसे दिया गया है और साथ ही साथ ये भी अधिकार दिया गया है कि वो सेना का भी प्रधान सेनापति होगा। 1793 का चार्टर, एक चार्टर माने व्यापार के लिए, ठीक है। तो इसमें जब व्यापार की बात है तो व्यापार की बातें क्या है, इसके तहत क्या हुआ, कंपनी के अधिकार को, व्यापार करने के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के जो व्यापार के यहाँ पे था, व्यापार के जो अधिकार है, व्यापार का जो अधिकार है वो 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है कि अब 93 से लेकर 20 साल तक लगातार यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों के, अब देखो 1783 में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया, जो क्या करेगा, कंपनी को शासन विधि चलाएगा। अब उसी के तहत क्या कर दिया गया, साथ में देखिए, अब 1793 में उन्होंने क्या एक नया नियम निकाल दिया कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य होंगे उनको भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा, यानी कि कंपनी कमा के देंगे आपको और सैलरी कहाँ से मिलेगी, जो भारतीय जो राजस्व है उससे उनको सैलरी दी जाएगी। ये यहाँ से जो है ना, देखें तो अगर अपनी भाषा की बात करें तो भारत को लूटना शुरू प्रारंभ कर दिया। और लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कि प्रशासन की नींव कैसे गई, लिखित विधियों द्वारा। अब जो भी यहाँ पे जो भी शासन चलाया जाएगा वो उसके तहत लिखित नियम बनाए जाएंगे। अब केवल जो है ना मौखिक रूप से बात नहीं होगी, जो भी आपको एक्ट बनाने हैं, जो भी आपको आदेश करना है, जो भी शासन चलाना है, जो कुछ भी करना है उसमें केवल लिखित में किया जाएगा, मौखिक पर तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखें थोड़ा सा, इन नोट्सों में मैंने जो है ना अपना पूरा अनुभव प्रयोग किया है। इसमें हमने ये आपको जो है ना घटना चक्र सीरीज जो होती है उनसे भी क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए हैं। परीक्षा वाणी जो बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है, वहाँ से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। साथ ही साथ लक्ष्मीकांत का कुछ टॉपिक, यहाँ से कुछ पोर्शन जो अच्छा लगा वो उठाया गया है। इन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया यहाँ पे नोट्सों में, और इसी प्रकार से मैं सारे सब्जेक्टों के नोट्सों को अपने खुद के लिए पढ़ने के लिए प्रयास करूँगा और वही आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो आप केवल पढ़िए, केवल पढ़ते रहें, उसकी चिंता ना करें। आप दूसरों के बारे में निंदा और नीति छोड़ दें, केवल पढ़ाई करें। और अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे में क्या होगा, हमें भी लगेगा कि मैं जो नोट्स बना रहा हूँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे नोट्स हैं, तो कमेंट जरूर करें भाई लोग। और जीवन भाई अपना है, लक्ष्य अपना है, सपने अपने हैं, तो जूझना भी अपने आप को ही पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो जो मैं अगर कर सकता हूँ कि भाई मैं प्रयास करूँगा अपने लिए, तो आप अपने लिए प्रयास करिए अवश्य। ये बताने वाली बातें नहीं हैं।
यही वो है समय जिसमें आप अपने आप को निपुण बना सकते हैं, जिसमें अपने आप को एकदम महारत हासिल कर सकते हैं कि पेपर अगर आएगा तो मेरे टॉपिक से आएगा तो मैं उसमें क्वेश्चन करूँगा ज़रूर। यकीन मानिए सिलेक्शन के बाद ज़िंदगी कुछ अलग ही होती है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूँगा और कल कोशिश करूँगा इसी समय में आपसे फिर मुलाकात हो। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें कि जैसे जैसे अपना ये परिवार बड़ा होगा वैसे वैसे मुझे पढ़ाने का भी अच्छा लगेगा और अपने आप पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। आपको भी अच्छा लगेगा जैसे जैसे परिवार होता है उस अच्छा और अच्छा पढ़ाने की प्रयास करूँगा। धन्यवाद।